आप सभी का लक्ष्मी के हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम निबंध कैसे लिखें इस विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा के लेखन में निबंध लेखन का बहुत महत्व होता है। यदि हमारा निबंध लेखन अच्छा हो जाए तो हमें बड़े से बड़ा लेख लिखने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी। इसलिए विद्यार्थियों को निबंध लेखन का खूब अभ्यास करना चाहिए। विद्यार्थियों को निबंध रचना में अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें, क्या लिखें और कितना लिखें। तो आइए आज के इस वीडियो से आपकी सारी परेशानी दूर करें। निबंध किसे कहते हैं? पहली बात, निबंध शब्द दो शब्दों से बना है, नि धन बंध। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ। एक सूत्र में बंधी हुई रचना को निबंध कहा जाता है। निबंध लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने स्वतंत्र विचारों को बांधकर प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात, निबंध का पहला तथा आखिरी लक्ष्य आत्म प्रकाशन होता है, यानी कि खुद को प्रस्तुत करना। तीसरी बात, निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप को निबंध में पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। चौथी बात, सामान्य रूप से निबंध अपने परिचित विषयों पर लिखा जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम, धार्मिक पर्व, राष्ट्रीय पर्व इत्यादि। पांचवी बात, निबंध में कल्पना, भाव, विचार आदि पर बंधन नहीं होता। यहाँ पर एक विशेष बात नोट करने लायक है कि प्रस्ताव लेखन तथा निबंध लेखन में अंतर क्या होता है। कक्षा 8 में प्रश्न पत्र में निबंध लेखन पूछा जाता है तथा कक्षा 9 तथा 10 के विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र में प्रस्ताव लेखन पूछा जाता है। यहाँ मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि विद्यार्थियों को प्रस्ताव लेखन तथा निबंध लेखन को समझना जरूरी है। प्रायः प्रस्ताव लेखन तथा निबंध लेखन में कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे निबंध लेखन में पूछा जाएगा कि इस विषय पर निबंध लिखें, मेरा प्रिय त्योहार। वहीं प्रस्ताव लेखन में मुख्य विषय के साथ अन्य विषयों यानी उप विषयों को भी जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए प्रस्ताव लेखन में इसे इस तरह से पूछा जाएगा कि त्योहार मानव जीवन को सरस बनाते हैं। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। अपने प्रिय त्योहार के बारे में बताते हुए त्योहारों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रस्ताव लेखन एक कला है। इसमें विद्यार्थियों को भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए। निबंध लेखन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। विचारात्मक निबंध, जिसमें विचारों की प्रधानता होती है। वर्णनात्मक निबंध, जिसमें विषय वस्तु का वर्णन होता है। विवरणात्मक निबंध, जिसमें विवरण के तौर पर किसी विषय वस्तु को विस्तार किया जाता है। भावनात्मक निबंध में भावनाओं की प्रधानता होती है। पहला प्रकार विचारात्मक निबंध। इन निबंधों में विचारों तथा तर्कों की प्रधानता होती है। इसमें लिखने वाला अपने दृष्टिकोण से
साहित्य, समाज, धर्म तथा दर्शन का वर्णन करता है। दूसरा प्रकार वर्णनात्मक निबंध का है। इन निबंधों में किसी भी विषय वस्तु का वर्णन किया जाता है। इसमें लिखने वाला किसी स्थान, त्यौहार, प्राकृतिक दृश्यों, यात्रा, पर्यटन स्थलों अथवा मेला इत्यादि का वर्णन कलात्मक रूप से करता है। तीसरा प्रकार विवरणात्मक निबंध का है। विवरण के तौर पर लिखा गया निबंध। इन निबंधों में किसी विशेष घटना, संस्मरण, काल्पनिक घटनाओं इत्यादि का वर्णन होता है। चौथा प्रकार है भावनात्मक निबंध का, जिसमें भावनाओं की प्रधानता होती है। इन निबंधों में किसी भाव जैसे ईर्ष्या, निंदा, मित्रता, प्रेम, क्रोध इत्यादि का भावपूर्ण विवरण किया जाता है। निबंध लेखन लिखते समय सही यानी जिस टॉपिक की जानकारी हो ऐसे विषय वस्तु का चुनाव करें। उसके बाद उचित शीर्षक यानी टाइटल लिखें। फिर निबंध लेखन को 3 अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ में विभाजित करें। पहला अनुच्छेद प्रस्तावना, दूसरा अनुच्छेद मध्य भाग यानी विषय वस्तु जिसका हमें विस्तार करना होता है, तीसरा अनुच्छेद उपसंहार यानी कि निष्कर्ष। दाईं ओर चित्र में दिखाया गया है कि निबंध लेखन किस तरह प्रस्तुत करते हैं। इस ट्रायंगल को याद रखने से विद्यार्थियों को निबंध लेखन के चारों भागों को याद रखने में आसानी होगी। यहाँ पर एक विशेष बात नोट करने लायक है कि ऊपर लिखित सारे अनुच्छेद को उप अनुच्छेद यानी कि सब पैराग्राफ में विभाजित किया जा सकता है। यह आपके ऊपर है। यदि आप चाहें तो केवल 3 अनुच्छेद में ही अच्छा तथा प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं। पहली बात, पहले अनुच्छेद में विषय स्थापना की जानी चाहिए, अर्थात भूमिका होनी चाहिए जिसमें विषय की विवेचना हो, निबंध के शब्दों की व्याख्या हो, विषय की आवश्यकता पर बल हो और प्रस्तावना प्रभावशाली हो इत्यादि। दूसरी बात, दूसरे अनुच्छेद में हानि, लाभ, उपयोग, प्रयोग, समस्याएं तथा समाधान आदि पर विषय के अनुसार अलग अलग अनुच्छेद हो। तीसरी बात, तीसरे अनुच्छेद यानी कि अंत में उपसंहार के अंतर्गत सभी भावों यानी निष्कर्ष का समावेश हो। यहाँ पर विशेष बात नोट करने लायक है कि पहली बात, प्रस्तावना एवं उपसंहार प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरी बात, सरल, मुहावरेदार, छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना चाहिए। तीसरी बात, कहानी लेखन में मौलिकता, क्रमबद्धता एवं विचार के प्रभाव को बनाए रखना चाहिए। चौथी बात, उद्धरण यानी कि शुक्तियाँ का प्रयोग करना चाहिए। पांचवी बात, शब्द सीमा पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं प्रस्तुत कर रही हूँ उदाहरण स्वरूप एक निबंध जिसे सुनने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा कि निबंध के विभिन्न भागों को कैसे लिखें। प्रश्न पत्र में निबंध लेखन इस प्रकार पूछा जाता है, समय का सदुपयोग पर निबंध लिखिए। वहीं प्रस्ताव लेखन पर प्रश्न पत्र में
यह प्रश्न पूछा जाता है कि समय के महत्व को समझे बिना जीवन पथ पर आगे बढ़ना कठिन ही नहीं असंभव है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस विषय पर मेरे अनुसार शीर्षक होगा समय का सदुपयोग। आप अन्य कोई उचित शीर्षक भी चुन सकते हैं। अब इसका प्रस्तावना ऐसे लिखेंगे। टिक 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 टिक, समय अपनी गति से चलता जाता है। किसी के रोके रुकता नहीं, किसी के दौड़ाए दौड़ता नहीं। अपनी चाल से निर्बाध चलना ही उसका काम है। समय को धन भी कहा जाता है, परंतु समय तो उससे अधिक मूल्यवान है। खोया हुआ धन तो परिश्रम से पाया जा सकता है, परंतु बीते समय को लौटाना किसी के बस की बात नहीं। मानव जीवन का एक एक पल अमूल्य है, अतः उसका सदुपयोग करना हमारा परम कर्तव्य है। जहाँ समय का दुरुपयोग हुआ, मानव सभ्यता का विकास मार्ग वही अवरुद्ध हुआ। जीवन में सफलता पाने का एकमात्र रहस्य है समय की कीमत पहचानना। अब विषय वस्तु का हम इस प्रकार विस्तार करेंगे। समय अनमोल क्षणों का प्रवाह होता है। बीता हुआ वक्त दोबारा कभी नहीं आता। जो व्यक्ति समय के महत्व को पहचान जाता है वही आगे बढ़ता है। काल के साथ वही लंबी यात्रा कर सकता है। इसीलिए कहा गया है, समय होत बलवान। कहा जाता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय नष्ट करने पर कार्य बिगड़ जाता है और बाद में मात्र पछताने से कुछ नहीं होता। विद्यार्थी जीवन में तो समय की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। जो विद्यार्थी समय पर अध्ययन नहीं करता, उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है और उस समय आंसू बहाकर भी कुछ हाथ नहीं लगता। आग लगने पर कुआं खोदने वाले का परिणाम ऐसा नहीं तो और क्या होगा। जो समय को नष्ट कर देता है उसे समय नष्ट कर देता है। समय एक ऐसी दौलत है जिसकी रक्षा करने वाला चारों तरफ से सम्मान पाता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात खेती सूख जाने पर वर्षा का कोई लाभ नहीं। किसी भी कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है, उसकी उपयोगिता होती है। उपयुक्त समय पर कार्य करने वाला स्वावलंबी, निश्चिंत, तनाव मुक्त जीवन जीता है। नेहरू जी अपने कामों को कभी नहीं टालते थे। वह बहुत ही व्यवस्थित और कई कई घंटे कार्य करने की क्षमता रखते थे। महात्मा गांधी के जीवन का प्रति क्षण प्रेरणा का स्रोत है। उनका घूमना, बतियाना, पत्र लिखना, विचार विमर्श करना, सभी कुछ तो समय के बंधन में जकड़े हुए थे। यही कारण था उनकी सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचने का। समय भी उसी व्यक्ति को बचाता है जो उसे भरपूर सम्मान देता है। कबीर जी ने ठीक ही कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अब उपसंहार यानी निष्कर्ष। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है। उसकी शक्ति को वही पहचान पाता है जो उसके महत्व को जानता है। इसे अपनाकर एक मूर्ख विद्वान बन जाता है, निर्धन धनी बन जाता है, निर्बल
बलशाली बन जाता है और एक डरपोक निडर तथा साहसी बन जाता है। ऊंचे परिवार में जन्म लेना बड़ी बात नहीं, किंतु समय की गति को पहचान कर कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहना महानता है। समय का न्याय बड़ा ही क्रूर किंतु निष्पक्ष होता है। किसी ने सही कहा है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अतः समय का आदर करना प्रत्येक छात्र को अपने स्वभाव में ढाल लेना चाहिए। सच्चे एवं पवित्र संकल्पों के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम समय का आदर करते हैं तो समय भी हमारा आदर करता है। यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें, अपने मित्रों से व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें तथा बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरी अगली प्रस्तुति आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।